देखिए इस फॉर्मूले से हमको ये पता चलेगा कि किसी ऑर्बिट के लिए एल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक, मैक्सिमम पता चल गया मतलब आपको और आगे भी पता चल जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, मान लीजिए हम निकालते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू होती है 1, तो एल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 मतलब क्या होगा 0। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एल की मैक्सिमम वैल्यू 0 है, मतलब कौन सा सबसेल होगा उसमें, एस। तो एल के टर्म्स में अपने को सबसेल के बारे में पता चलेगा। मान लीजिए हम सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 2 होगी, तो फॉर्मूले में 2 माइनस 1 क्या आया, 1 आ गया। 1 आ गया मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 है मतलब उसमें 0 वाला भी आएगा उसके साथ। मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि किसी में ऑर्बिट में डायरेक्ट पी सबसेल नहीं होता, एस भी होगा जरूर। ठीक है, अच्छा एक इस चीज को समझाने के लिए एक और बात बताता हूं। मान लो की बात है कि मेरे एक स्टूडेंट की शादी हुई। ठीक है, और पिछले जन्म में वो मेरा दोस्त था और पिछले जन्म में मेरी शादी में वो खाना बनाया था। ठीक है, तो अब उसकी शादी में मेरे को खाना बनाने के लिए बुलाया गया। बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाना था, तो मैं बहुत सारा गंज लेके उसके घर पहुंचा। ठीक है, देखिए बहुत सारी गंज है, देख रहे हैं ना, ये सब गंज है। ठीक है, इस गंज का नाम एस है, इसका नाम पी है, इसका नाम डी है, इसका नाम एफ है, ये सब गंज है। ये सब गंज मैं रिक्शा में लेके पहुंचा, उसके घर पहुंचा तो उसको बोला भाई इतना सारा गंज है मेरे को उठाते नहीं बनेगा, थोड़ा सा मदद कर दो। तो वो लड़का क्या बोलता है, मैं आपको काम करने के लिए बुलाया, आपको करना पड़ेगा, मैं पिछले जन्म में आप क्या थे, अगले जन्म में क्या होगा उससे मतलब नहीं है, पूरा गंज आप ही उतारो, ऐसे करके बोला मेरे को। तो मैं बहुत मान मनोबल किया, मैं बताया कि अगले जन्म में तुम्हारा टीचर होऊंगा। ठीक है, अगले जन्म में टीचर कीजो, ऐसा बोला मैं। तो मतलब मैं अगले जन्म उसका टीचर बनने वाला हूं, इसलिए मेरा मदद करो। तो वो पिघल गया टीचर बनने वाला करके, फिर वो तैयार हो गया। अब पुराने समय में लोग वचन पक्के होते, जो बोलेंगे वो करेंगे। अब इतना सारा गंज लेके मैं रिक्शा में गया, अब उसको उतारना है गंज को रिक्शा से। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, उसको समझ में आ गया था गंज बहुत भारी है, तो वो क्या किया, छोटे वाले गंज को निकाल रहा था। तो मैं कम पापी थोड़ी हूं, मैं क्या किया, तो पूरे गंज को चिपका दिया था। तो निकाल इसको रहा था पर नहीं निकला, उसको समझ में आ गया वचन को पक्का उठाना पड़ेगा, या तो इसको उठा लूं या फिर सबको, तो इसको निकाल नहीं पा रहा था, सब चिपका था। फिर फाइनली क्या किया, हो ये वाले गंज को, गंज में देखोगे कान रहता है बड़े बड़े गंज में, तो कान को पकड़ के एक तरफ वो पकड़ा, एक तरफ मैं पकड़ा, फिर रिक्शा से हम लोग उतारे। अब इस पूरी कहानी में काम की बात क्या थी, काम की बात यह है कि यदि आप छोटी गंज को निकालना चाह रहे हो तो उसके लिए ये जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर ये जुड़ा हुआ नहीं है तो केवल छोटी गंज अकेले आप निकाल सकते हो, पर अगर जुड़ा हुआ है तो छोटा निकालोगे तो उससे बड़ा वाला भी आएगा। लेकिन जब बड़े गंज को निकालने के बात आए तो जुड़ा रहे या ना रहे, जैसे आप एफ नाम की गंज को निकालोगे तो डीपीएस अपने आप आएगा कि नहीं, चाहे जुड़ा रहे चाहे ना जुड़ा रहे, हाँ तो बोलो। तो एस को अगर आप निकालोगे, एस वाली गंज को जब उठाओगे तो उसके साथ पी डी और एफ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कब आ सकता है, जब चिपके रहेगा तो एस को निकालूंगा सब निकलेगा, और चिपके नहीं रहेगा तो एस निकालूंगा तो केवल एस निकल जाएगा। लेकिन जब एफ को निकालूंगा तो चिपके रहे या ना रहे, एफ को उठाऊंगा बड़ी गंज को, तो इसके अंदर के सब गंज उठेगी कि नहीं उठेगी, अरे हाँ तो बोलो। हाँ, वही चीज मैं बोल रहा हूं, मतलब बड़ा गंज आया तो उसके साथ छोटा वाला गंज जरूर होगा, तो छोटा गंज आया तो उससे बड़ा वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे एस को निकालूंगा तो इससे बड़ा वाला अगर चिपका रहेगा तो बड़ा वाला भी निकलेगा, और नहीं तो केवल छोटा वाला निकलेगा। तो छोटा अगर गंज है तो उसके साथ बड़ा वाला हो भी सकता है, ऐसी कंडीशन में हो भी सकता है, और ऐसा रहेगा तो नहीं चिपके रहेगा तो नहीं भी हो सकता है। पर बड़े गंज को निकालूंगा तो छोटा वाला जरूर आएगा, चाहे चिपके रहे चाहे मत चिपके। अब जैसे मैं डी को निकालूंगा तो उसके साथ पी और एस जरूर आएगा, चाहे चिपके रहे चाहे मत चिपके रहे, है कि नहीं। वही चीज है, मतलब बड़ा है तो उसके साथ छोटा जरूर आएगा, पर छोटा है तो उसके साथ बड़ा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। सेम फंडा यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू को बता दिया। अब मैक्सिमम वैल्यू एल का क्या बता रहे हैं, 1 आएगा, तो 1 आएगा मतलब अब 1 से छोटा जो भी है सब रहेगा, तो 1 और 0 भी आ जाएगा। पर मैक्सिमम वैल्यू ये बता दी, मतलब इससे आगे नहीं रहेगा। अब एल की वैल्यू 0 किसके लिए रहती है, एस के लिए। एल की वैल्यू 1 किसके लिए रहती है, पी के लिए। मतलब आपको पता चल गया कि एल की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मतलब इसमें सबसे बड़ा सबसेल पी है, पी मतलब इसमें एस भी आएगा।
ठीक। दूसरी बात, फॉर थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ सॉल्व करना चाह जाएगा 2, मतलब थर्ड ऑर्बिट के लिए l की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। 2 है मतलब 1 भी होगा, 0 भी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, s भी हो गया, p भी हो गया, d भी हो गया। थर्ड ऑर्बिट में ये हो गया। फोर्थ ऑर्बिट के लिए l की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। 3 मतलब 2 1 0, s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, l भी होगा, ठीक है। फॉर फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए l की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गई। 4 हुआ मतलब 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, मतलब क्या हो गया, S P D F G। अब देखिए ये क्या हो रहा है, हम क्या निकाल रहे हैं, किसी ऑर्बिट के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया L की। इस फॉर्मूले से हमको क्या पता चल रहा है कि L की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए L की मैक्सिमम वैल्यू 0 है, सेकंड के लिए L की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, थर्ड के लिए L की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, फोर्थ के लिए 3 है, फिर फिफ्थ। अब से इसमें एक काम बताओ, समझ रहे, किसी भी ऑर्बिट के लिए L की मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन है, n से एक कम है कि नहीं। n की वैल्यू 1 थी तो L 0 आया, n की वैल्यू 2 है तो L 1 आया, n की वैल्यू 3 है तो L 2 आया। मतलब किसी भी ऑर्बिट के लिए L की मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं L की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो L की वैल्यू फॉर्मूले में n-1 मतलब n से कम लिखे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी ऑर्बिट के लिए L की मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होती है। दूसरी चीज, दूसरी बात यह है, यहां पर आप ये निकाले हो कि किस ऑर्बिट में कितने सबशेल हो सकते हैं और L की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। जब आप पिछले वीडियो में देखे थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे, और आज भी जब मैं कुछ थोड़ा शॉर्ट में रिपीट किया तो ये बताया कि जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहता है उतने टाइप के सबशेल। जैसे n की वैल्यू 1 रखे आप तो एक टाइप का सबशेल, n की वैल्यू 2 रखे तो 2 टाइप का, 3 रखे तो 3 टाइप का। मतलब पहले ऑर्बिट में एक सबशेल होता है, दूसरे में 2 होता है, तीसरे ऑर्बिट में 3 सबशेल, चौथे ऑर्बिट में 4, पांचवें ऑर्बिट में 5 सबशेल होता है, छठवें ऑर्बिट में 6 सबशेल होता है और सातवें ऑर्बिट में 7 सबशेल होता है, ठीक है। नंबर ऑफ सबशेल वाला फंडा तो क्लियर है। दूसरी बात क्या है, यहां ये जो आप निकाले हैं ये L की मैक्सिमम वैल्यू को बता रहा है किसी ऑर्बिट के लिए, लेकिन अब 2 प्रश्न है, उसका अलग अलग उत्तर है। SPDF को हम लोग सबशेल बोल रहे हैं। सबशेल मतलब कार, मतलब फोर्थ ऑर्बिट के पास 4 टाइप की कार है। SPDF 4 टाइप की कार। क्या आपके पास 4 कार है अगर, तो आप चारों कार में एक साथ बैठ सकते हो क्या? आप चीटी रोबोट हो क्या? नहीं है। 2.0 है क्या? नहीं है। रजनीकांत हो क्या? नहीं हो। तो आप क्या भाई एक समय में एक ही कार में बैठ सकते हैं। एसपीडीएफ नाम की 4 कार है, पर क्या एट ए टाइम आप 4 कार में बैठ सकते हैं क्या? आप एक ही कार में बैठ सकते हैं। फोर्थ ऑर्बिट, मान लो किसी इंसान का नाम है फोर्थ ऑर्बिट, है ना, मान लो किसी इंसान का नाम फोर्थ ऑर्बिट है, तो मैं उससे पूछूंगा तुम्हारे यहाँ कितनी कार है, तो बोलेगा एसपीडीएफ 4 टाइप की कार है। पर उसके यहां जो इलेक्ट्रॉन है, कोई एक इंसान तो एक ही कार में बैठ सकता है ना, एक पर्टिकुलर कार में एक साथ सब कार में बैठ सकता नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि मेरे यहां 4 कार है, एक कार का नाम एस है, एक का नाम पी है, एक का नाम डी, एक का नाम एफ है, तो भी मैं एट ए टाइम एक ही कार में बैठ पाऊंगा। अब मेरे से 2 प्रश्न पूछा गया। मेरे से पूछा गया तुम्हारे यहाँ कितनी कार है, तो बोलूंगा 4 कार है। एक का नाम वैगन आर है, एक का नाम सेंट्रो है, ठीक है, एक का नाम वैगन आर है, एक का नाम सेंट्रो है, एक अल्टो कभी ना पल्टो, और मान लो टाटा सुमो, ठीक है। 4 टाइप की गाड़ियां मेरे पास। तो मेरे से प्रश्न क्या पूछा गया था, कितनी टाइप की कार है, तो बताया सबका नाम बता दिया। पर मेरे से पूछा गया कि आप किस कार में बैठ के जा रहे हो, तो मैं किसी एक कार का नाम बताऊंगा कि किस कार में बैठ के जा रहा हूं, तो बोलूंगा मैं टाटा सुमो में बैठ के जा रहा हूं, क्योंकि मैं टाटा में बैठने की मेरी इच्छा है। दोनों प्रश्न अलग अलग है। पहला प्रश्न क्या है कि कितनी कार है, तो सबका नाम बताया, वैगन आर, अल्टो कविनो पल्टो, सेंट्रो और टाटा सुमो, 4 कार का नाम बताया, क्योंकि क्या पूछा गया था, कितनी कार है। पर मैं किस कार में बैठ के जा रहा हूं बोलूंगा, तो क्या बोलूंगा, टाटा सुमो, केवल एक कार का नाम बताऊंगा। वैसे ही क्या है,
कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब मैं समझ लीजिए, तो कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम एक ही सब शेल में हो सकता है। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि फोर्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ ऑर्बिट में कितने सब शेल हो सकते हैं, तो मैं सबका नाम बताऊंगा। पर कोई एक इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो आपको यह बताना पड़ेगा कि वो एस में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में। यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बोला कि एन की वैल्यू 4 है, मतलब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में, और एल की वैल्यू 2 है, तो एल की वैल्यू 2 मतलब वो किसमें है, डी सब शेल में। ठीक, ठीक है ना। एन की वैल्यू से क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। अब उस ऑर्बिट में तो 4 सब शेल है, तो उनमें से किस सब शेल में है, तो आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो अपने पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में। ठीक है, इसी को मैं आगे और बढ़ाता हूं नेक्स्ट वीडियो में।